अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है फरहीन मलिक और आप इस टाइम देख रहे हैं आइसोलेशन जोन। आइसोलेशन जोन में होता क्या है जनाब? आइसोलेशन जोन में वो तमाम लोग होते हैं जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और जो आजकल न्यूज में है उनके बारे में भी हम कहीं ना कहीं उनको शो का हिस्सा बना। अच्छा जी, आज के शो के जो दो मेहमान हैं, इंटरेस्टिंगली हम करते ये हैं कि हम उनके बारे में बता देते हैं। जो भी हमारा गेस्ट आने वाला होता है उसके बारे में हम सारी चीजें बताते हैं। और आपको करना क्या होगा, अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपने करना ये है कि आपको जो कमेंट बॉक्स है नीचे, कमेंट्स जहाँ पे आप लिखते हैं वहां पे जाइए, उनके लिए कोई भी सवाल लिखिए। जो सवाल आप लिखेंगे वो हमारी स्क्रीन पे नीचे दिखना शुरू होता है। जैसे ही स्क्रीन पे दिखेगा तो हमारे जो गेस्ट हैं वो भी वो सवाल देख सकेंगे और उसका जवाब वो। अच्छा जी, हमारे जो आज के दो मेहमान हैं उनमें से एक हमारे साथ है मानी टैटरा और दूसरे हैं असफर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं बिल्कुल आप? ठीक ठाक, आप दोनों कैसे हैं? सब वैसे ही सेट है। है? वैसे ही देख लें, वैसे ही। वैसे ही हैं, अच्छा, फर्क मैंने नहीं आया। मतलब मानी, अब तो आपको हीरो आना चाहिए। मतलब ऑनेस्टली मुझे लगता है अब ये आज ऐसी थोड़ी बड़ी बड़ी उम्र के हीरो है। मतलब इतनी बड़ी उम्र के आप तो नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ी बड़ी उम्र के तो हो गए हैं और हीरो इसी एज के अरे चलते हैं। तो मेरे ख्याल में असली हीरो आना चाहिए आपको। भाई हाँ हुआ नहीं ही बात। एक दफा मैंने मानी, एक दफा हुआ है कि एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है, मैं उन्होंने मुझे बुलाया है प्ले करने के लिए, तो मैंने मानी का नाम लिया। मैंने कहा मानी को ले लेते हैं इसमें लीड में, कास्ट में। तो कहने लगे कि आप कब निकलेंगे पुराने लोगों में से, आप उन्हीं पुराने लोगों की बात करते रहते हैं, आप नए लोगों की बात। अरे मैंने कहा ये तो देखो ना, ये मसला इंडस्ट्री का है, उसका नहीं है। वो तो अपना मेंटेन कर रहा है अपने आप को। इंडस्ट्री जो है ना वो चाहती है पता नहीं कि बस पुराने लोगों को कटाए और नए लोगों को इन करें बस। मानी, एक्चुअली आप मैं क्या वैसे सोचते भी हैं बारे में? मैं नहीं मैं कर रहा हूँ, 4 फिल्में कर रहा हूँ। बस ये अब ये इस चक्कर में ये जो भी हो गया कोरोना, सारी फिल्में रहेगी, लेकिन आपके एक के बाद एक धमाका आएगा, फिक्र नहीं करें। अभी बहुत सारा बारूद बाकी है। फिल्में, सर फिल्म 4 फिल्में फिल्म बनेंगी। फिल्म मतलब हम आपको फिल्म में तो नहीं देखने वाले हीरो? फिल्म में हीरो तो नहीं, लेकिन फिल्म में एक भरपूर परफॉर्मेंस के साथ आपको, जैसे जो मानी इज़्म है वो आपको नजर आ जाएगा। मेरे ख्याल में इस ईद पे तो नहीं आ रही फिल्में, अगली ईद पे अगर आई तो सही है। लेकिन जो भी 4 मेजर फिल्में इस वक्त आ रही हैं पाकिस्तान की, उनमें से उन चारों में मैं हूँ और बड़ा मेजर परफॉर्म कर रहा हूँ। तो कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा होने अच्छा, वाला ये है। शो का नाम मैंने बड़ा जहन में जोर देने की कोशिश की लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं आया। हमारे स्टेशन पे जब शो होता था उसका नाम भी असफर मानी शो था कि मानी असफर शो? असफर मानी शो, क्योंकि वो एम शो था, क्योंकि वो एम था रात को 12 बजे के बाद हम स्टार्ट करते तो असफर मानी था। और अच्छा, अगर माँ बहन एक एक करी थी चीज तो मानी असफर था। एमडी अच्छा, एमडी एक चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ। मैं हाँ चाहती हूँ हम यहीं से स्टार्ट लें। सब सेट है, एक बड़ा जी। हिट रहा और उसके बाद एक ट्रेंड भी सेट हुआ उससे। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें बनती चली गई। मानी असफर शो या अख्तर मानी शो जब होता था, रेडियो से भी आप दोनों गायब हो गए। पहले तो ये बताए सब सेट है कि बिल्कुल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए और ये कब आ रहा है? हमने बनाया है इसका लेकिन सीक्वल, तो बनाया है सीक्वल, इसका नाम है मिड लाइफ। वो बेस्ड है मिड लाइफ क्राइसिस है। मिड लाइफ में आप जब पहुंचते हैं, यानी कि व्हेन यू आप 35 40 क्रॉस करते हैं, तो उस वक्त आपको हम्म। जिंदगी, आप मुड़ के देखते हैं कि आपने क्या किया और आप फिर आगे चलते हैं। तो उसमें हमने उसके ऊपर ह्यूमर क्रिएट किया है जो पाकिस्तान में पहले कभी हुआ नहीं था। तो हमने वो बना के चैनल्स को दिया हुआ है। अब ये कोरोना वगैरह आ गया, देखें क्या होता है। हमने एक एपिसोड उसकी शूट की है, तो मिड लाइफ के नाम से वो शो आएगा, देखिएगा इंशाल्लाह। ये तो दोनों का अलग अलग बता रहे हैं ना आप, मतलब दोनों नहीं नहीं, प्रोड्यूसर बन गए माशाल्लाह सब माशाल्लाह से। नहीं नहीं, इतनी ये नहीं नहीं इतना फहीम, वक्त गुजर गया। ये ये सब सेटे का सीक्वल है, मिड लाइफ जो है। इसमें अच्छा, सलमा तो भी है, इसमें क्या टीपू आप भी। दोनों भी हमें नजर आएंगे? नहीं, सब सेटे में सारी मानी कास्ट क्यों नहीं है। है? सलमा भी है, टीपू भी है, मैं भी हूँ, मानी भी है। अच्छा, मानी भी है, ओके। यानी कि हाँ आप चारों हैं इसमें और ये सीक्वल। अच्छा, ओके। हाँ। न्यूज में क्यों नहीं है अभी तक? नहीं, न्यूज में है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप शेयर कर न्यूज में लीजिएगा। भी है, न्यूज में भी है, न्यूज न्यूज में में भी है। है, हाँ। काफी न्यूज में है। यार, आप ये लोग तो अभी बड़े ये छुपे देखिए, रुस्तम टाइप के हैं। कोरोना जो है ना, इसने सब कुछ दबा दिया है। इस वक्त सिर्फ लोग रेट डेथ रेट देख रहे हैं और कितना कोरोना हो गया ये देख रहे हैं। फिलहाल तो और कुछ देख ही नहीं रहे लोग। यहाँ पे टॉक शोज देख रहे हैं, मतलब यही देखा जा रहा है अभी तो फिलहाल तो।
हाँ मैं कुछ इसलिए सब चीजें देख रही हैं। सबने अपना अपना यूट्यूब चैनल और आप उसमें अच्छा वैसे इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि और उनकी मुशीर ने भी ये कह दिया है कि जी अब यूट्यूबर्स के लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म है और यूट्यूबर्स के लिए बड़ा फायदा वाला सीन है, अब हम उनको ट्रेनिंग देंगे, आप आए मैदान में। तो क्या वैसे वो क्या दे सकते हैं, पैगाम है? क्योंकि पीटीआई जो है बनी ही सोशल मीडिया पे है पूरी पूरी, और उसको पनप्पा भी हमारा सोशल मीडिया भी था। इमरान खान बहुत बेहतर समझते हैं इस चीज को, हम सारे लीडर्स में से वाहिद इमरान खान ही है। तो डेफिनेटली कोई दिमाग होगा, कोई सोच होगी पीछे कि क्या करा जाए। आजकल वैसे भी लोग खुल के कुछ भी बोल देते हैं, तो कुछ तो तरीका होगा ना चुप कराने का। तो उन्होंने वैसे भी कहा है कि सोशल मीडिया का दौर है कि ये तो चैनल्स के वैसे ही खिलाफ रहते हैं और कहते हैं कि करंट अफेयर शोज वगैरह जो है ये सारे प्लांटेड होते हैं, ये होता है वो होता है ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये और वही कोई प्लांटेड साजिश लोग तो जो है नहीं इनको लेके आए थे, वही प्लांटेड लोग जो थे जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे वही प्लांटेड लोग बैठे होते थे ना जो उनके हक में बोलते थे, नहीं तो जो ये अब प्लांटेड प्लांटेड है। लोग तो अभी भी बैठे हुए थे, मतलब जिनकी बात हो रही थी तो ये तो अभी भी बैठे हुए थे और एक कंट्रोवर्सी बनी। अच्छा वैसे इस रीसेंट वाकये पे मैं दोनों से आप दोनों का वर्डिक्ट लेना चाहती हूँ कि जिनकी मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से पूरा एक एपिसोड हुआ और एक कंट्रोवर्सी बनी और उसके बाद बकायदा उन्होंने कॉम से एंकर से उन सब से माफिया मांगी। पहले मैं चाहती हूँ मानी आप बताएं, फिर उसके बाद असर आपकी तरफ बढ़ते हैं। वैसे उन्होंने जो बात की थी वो उसमें झूठ तो नहीं था, लेकिन ये था कि उसमें इमरान खान की उन्होंने ज्यादा तारीफ कर दी थी। अगर वो उनको भी लपेट देते रास्ते में तो शायद वो बात इतनी बड़ी ना होती। और फिर ये है कि मौलाना साहब का ये है कि वो तो काफी इन है आजकल, सबसे हिट भी हैं, तो मेरे ख्याल में उनपे बिजली गिरनी थी, अभी नहीं तो कभी, तो अब गिर गई। तो डेफिनेटली वो मोहतात हो जाएंगे अब नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि सबसे मशहूर आलिम वही हैं इस वक्त पाकिस्तान के। हर दुआ में, हर तकरीब में, हर क्रिकेट मैच में, फुटबॉल ग्राउंड पे वो हर जगह वही होते हैं। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट टाइम वो मोहतात रहेंगे दुआ करते हुए भी। असल में वो अगर इमरान खान के बारे में भी ये बातें करते ना, तो शायद वो बात ना जाती इधर उधर। मीडिया वाले थोड़े से, आपको पता नहीं, ये टीवी एंकर्स जो होते हैं इनकी कुर्बानियां भी हैं, लेकिन बात तो उनकी भी तारिक जमील साहब की गलत बात तो नहीं कर रहे थे। ये बिक भी जाते हैं, ये वो याद होगा मलिक रियाज ने कितने लोग खरीद लिए थे आपके सामने, वो दो एंकर्स बिके हुए थे, उसमें वो लाइव शो फुटेज मौजूद है, यूट्यूब पे पड़ी पड़ी हुई है। तो जब ये हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो वो उन्होंने तो इस पैमाने में बात की थी। बाकी असफर आपको अलग व्यू देंगे। भाई जी मुझे तो जी असफर। दो उन्होंने बातें बोली। एक उन्होंने बोला कि जी मेरे एक बड़ा मशहूर न्यूज चैनल है, उसके मालिक ने मुझे बोला कि अगर झूठ, मैंने कहा झूठ खत्म कर दो, तो कहने लगे अगर हम झूठ खत्म कर देंगे अपने न्यूज चैनल से तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा। तो एक बात उन्होंने ये बोली, और दूसरी बात उन्होंने जो लोगों ने तनकीद की है या सहाफियों ने तनकीद की है वो ये की कि जो लड़कियां बेहयाई फैला रही हैं, हमारी जो कौम है वो बेहयाई फैला रही है, टीवी के ऊपर आके नाच रही है, कर रही है, तो इसकी वजह से अजाब आता है। ये जो कोरोना आया ये अजाब है, और ये वो लड़कियां जो नाच रही हैं और जो हमारी बहनें और बेटियां नाच रही हैं उसकी वजह से अजाब है। तो वो मेरे ख्याल है उनका रेफरेंस जो था वो अजाब वाला वो टिकटॉक पे था। अब आप देखें ना हरीम शाह और ये, हाँ हाँ हाँ, हाँ अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। ये क्या कर रही हैं, ये पार्लियामेंट में जाके बैठ रही हैं, नाच रही हैं, अजीब कपड़े पहन के स्विमिंग पूल का बैठी हैं, तो ये सब असफर इस हवाले से आप बहुत पीछे रह गए हैं। टिकटॉक है हरीम शाह और संदल खटक के आगे बहुत सारा रीसेंट रीसेंट अच्छा। और बहुत कुछ आया है। ये जो लिंक हानिया लिंक आमिर, ये भी टिकटॉकर थी असद। असद है हानिया आमिर भी टिकटॉकर थी। हानिया आमिर जो थी टिकटॉकर थी, मुझे याद वो आ रहा है। नहीं मानी, वो थी डब स्मैशर थी, वो डब स्मैशर थी। डब स्मैशर थी, हाँ डब स्मैशर थी, लेकिन हाँ इसी तरह का कोई मवाद था। तो अच्छा अच्छा काम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। भाई वो अगर ड्रामों की बात की जाए तो उसमें बेहयाई वाले टॉपिक्स तो होते हैं, लेकिन लड़कियां को नंगे कपड़े नहीं पहन रही उसमें, तो बेहयाई तो टॉपिक्स की, तो वो पता नहीं उसमें उन्होंने किस सेंस से बात की। तो मैं खाली ये समझता हूँ कि फरीन जो इतने बड़े वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, इस्लामिक लीडर्स, जैसे ये तारिक जमील साहब हैं या और भी लोग हैं जो वेरी बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, दे वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड और इन द कंट्री। ये कोई बात ऐसे ही नहीं बोल देते, ये सोच समझ के और किसी एजेंडा के थ्रू बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सोची समझी बात है, ये ऐसे ही नहीं बोल दी गई मुंह उठा के, इसके पीछे ये रवानी में ही निकल गई उनके मुंह से, ये उन्होंने सोच समझ के बोला है। नहीं असल, अच्छा लेकिन एक बाद सवाल में इसकी बात इसी से माफी लिंक। तो सोच समझ के नहीं मांगी ना उन्होंने। माफी तो सोच समझ के नहीं मांगी ना उन्होंने, जो बाद में नहीं माफी मांगी थी। माफी तो उन्होंने मांगी भाई, हमारे तो ये होता है ना, पहले बोल देते हैं हवा बनवा देते हैं फिर माफी मांग लेते हैं, वैसे हमारी तो पुरानी पुरानी प्रैक्टिस है। अच्छा आप दोनों को लगता नहीं है कि माफी उन्होंने बहुत सोच समझ के मांगी और जो इससे पहले हुआ वो बस निकल गया?
स्लिप ऑफ नहीं, टंग। मुझे लगता है कि वो तारिक जमील को जितना हम जानते हैं, मैं जानता हूँ, वो माफी एक्सपेक्टेड थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगले दिन उनकी माफी आ जाएगी, और मैं सोच रहा था किस दिन आएगी। तो मैं टीवी नॉर्मली आजकल नहीं देख रहा, ये न्यूज चैनल्स वगैरह नहीं देखता, लेकिन मैंने स्पेशली 8 बजे के शो लगाए हुए थे। मैंने कहा कहीं तो आएंगे भाई, तो वो नदीम हामिद मलिक का शो था जिसमें वो आए, तो वो आ गए, हामिद खत्म बात। इतना तो हामिद मीर ने बहुत बोला यार, हामिद मीर ने बहुत बोला। आपने इतनी दूर की यार सोची कैसे वैसे, मतलब मानिए वो आपका जिस सही चैनल की लगा। बात कर रहे हैं, वो जो जा रहा है वो जियो पे ही जा रहा है ना, शकील रहमान पे बात जा रही है कि वो बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था, तासुर आ रहा है। तो इसलिए हाँ हामिद मीर से बोल रहे थे यार, उनकी भी सैलरियां मिलने लगी हुई हैं, 20-25 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यार, वो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी तो होती है ना। सबकी इतनी सैलरी है, 25-30 लाख। हमारे एक्टरों से ज्यादा तो ये एंकर्स कमा रहे हैं। दुनिया में ऐसा नहीं होता, ये पहली दुनिया में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पे उल्टा है। नहीं, हामिद मीर तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। वो तो जो उनका इस्लामाबाद का जो ऑफिस है उसके वो ब्यूरो चीफ भी हैं। वो तो मतलब हाँ, कामरान हो गए, हामिद हो गए, ये बड़े हैं, ये बड़े हैं, ये लोग बड़े हैं। हाँ, ये बड़े। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा भाई, फरीद देखिए मैं आप लोगों को रोक रही हूँ यहाँ पे। आप यही चीज ना हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। पता है, इस तरह का एक शो टीवी पे आना चाहिए जिसपे आप दोनों एक साथ हों और इसी तरह की बातें हों जैसे पहले होती थी, और इसी तरह का रेडियो शो दोबारा से होना चाहिए। लेकिन 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 प्रोड्यूसर साहब, हम फाइनली उन गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास एक प्रोड्यूसर साहब है जिनको मेरे ख्याल में आप पहचानते होंगे, नाम नहीं लेना उनका, और वो इस शो को देख रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। तो प्रोड्यूसर साहब ने कहा है कि अब फाइनली हमारे पास एक और गेस्ट है जिनको आपने पहचानना है कि ये कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप अच्छा, गेस्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपना कैमरा बंद कर दें, ये कैमरे को छुपा दें, कुछ कर दें इन तक पहुंचने से पहले। मासूम है हमारे गेस्ट है, सिर्फ उनको आपने बताया था, आवाज बेचारे तो काफी नहीं, मासूम शक्ल तो पहचान जाएंगे। आवाज तो आई नहीं उनकी। आवाज अभी आई थी ना, क्योंकि उनकी शक्ल भी आ रही थी, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि जी इनकी शक्ल पहले छुपानी है। जी छुपा दी, और दिखा दिया क्या? अब आप लोग इनसे सवालात करें और आपने इनको पहचानना है। आप क्या सोफा है अंकल? आप क्या नदीम काज़मी लग रहे हैं मुझे। नहीं नहीं, ये कोई रेडियो के बिलो द बेल्ट मैन। ये दोनों जूनियर है मुझसे, काफी जूनियर है मुझसे। टीपू है, टीपू की आवाज है। यार देखा, जल्दी तो स्ट्रोक करना था। अब 25 साल हो गए, इतना वक्त हम दोनों अपनी बीवियों के साथ नहीं गुजारे जितना एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। तो अगर उसको भी आवाज नहीं पता होगी। जो है इनके बोलने का एक लहजा है। यही तो इम्तिहान था। देखिए, मैं अगर आपने आम जिंदगी में वर्स्ट एक्टर्स का मुकाबला करवाना हो तो मेरा ख्याल है आई विल टॉप इट विदाउट एनी कंपटीशन। ये कोई लाल बत्ती है कुछ जो मुझे कर देती है, वरना। अच्छा ये बताएं, जी यूजली क्या मतलब आप लोग हफ्ते में कितने दिन एक साथ बैठे होते हैं? मैं मानी 4 दिन बैठे होते हैं, मैं आस पास 7 दिन बैठे होते हैं, बल्कि एक दिन में 2 मतलब भी साथ बैठ जाते हैं। नहीं तो ये कैसे हो सकती है डिवीजन? ये तो आपने गलत बात की कि मैं और मानी 4 दिन बैठे होते, मैं और 7 दिन बैठे होते, हफ्ते में दिन ही साथ होते। मैं टीपू के साथ ही बैठा हुआ था। जब आपने कहा कि आपका शो है तो मैं एकदम से भागा उसके घर से। आप बता रही थी, मैं वहीं बैठ के कर लेता। लेकिन वो चक्कर ये था ना कि वो इन्होंने सरप्राइज रखा हुआ था। जब तू बातें करता मुझे शो पे जा रहे थे, मैं दिल ही दिल में हंस भी रहा था। मैंने कहा चल थोड़ी देर में इसको तुझे सरप्राइज होगा। मैंने असर को भी नहीं बताया। लेकिन ये डिवीजन इस तरह से है कि मानी और मैं जो है थोड़ा सा मानी भी मसरूफ ज्यादा होता है, या पता नहीं क्या चक्कर है, यश पर आ जाता है। कोई ऐसे कुछ खास गेम नहीं है, लेकिन हो जाता है ज्यादा मुलाकात। ये कोई मानी क्या चक्कर है? मानी आप बता दें। आप हफ्ते पता नहीं, आजकल के जमाने में तो ये आजकल के जमाने में तो गलत चक्कर ही नजर आ रहा है। लेकिन अगर आज से कुछ साल पहले रखेंगे तो ये तो एक मतलब दोस्ती है हमारी। काम एक साथ हमने इतना किया हुआ, फिर मिले हैं। फिर हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था वो हिट भी एक साथ हुआ। एक साथ सब पहले से काम कर रहे थे, लेकिन वो ड्रामा सबसे हिट हुआ। फिर असफर और मेरे बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ हिट हुए, तो इसलिए। और फिर टीपू हमारे साथ होता ही है। मेरे भी कोई नए दोस्त बनते नहीं। मेरी बड़ी अजीब सी आदत है, मैं बहुत कम चुन के 4 लोगों से मेरी बातचीत है। उनमें ये 3 है, तो एक कोई और होगा। एक कोई मेरे मोहल्ले का लड़का होगा, कोई मेरे स्कूल का लड़का होगा। बाकी की ना इंडस्ट्री की मेरी बातचीत है, ना जान पहचान। मंगा लिया ना मानी?
अच्छा, बात हाँ, सुनिए, फैसल आप पूरी है, लोगों की स्क्रीन पे ना सलमान अगर जाती है। कोई भी सवाल करेगा तो वो स्क्रीन पे नजर आएगा, ठीक है? तो अगर आप लोग जवाब देना चाहें तो स्क्रीन पे नीचे देख देख के जवाब दें। इसमें हाँ सही। फरीन वो नहीं आ रहा ऊपर कितने लोग देख रहे हैं, वो बस लाइव लिखा हुआ है वापस कितने लोग देख रहे हैं। वो असल में ना वो हमने छुपा दिया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कम भी देख रहे होते हैं अच्छा तो वो अच्छा बाद में यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, तो हमने सोचा कि चलो यूट्यूब से वीडियो अच्छा देख लेते हैं, ओके। अभी दिखाना मुनासिब नहीं रहेगा। औरतों को आप कहाँ, ये देखें क्या कह रहे हैं, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतें अब कहाँ हैं, कोरोना की से डर गई या अल्लाह का डर है? कोरोना की डर है या अल्लाह का डर है? जी, कोरोना की पठान है, कोरोना की डर है। क्या कहना चाहें? यार वो ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी तुम्हारे जिस्म में है क्या है? अच्छा, वैसे क्या आप लोगों को क्या लगता है कि खलील रहमान कमर के साथ जो कुछ हुआ, कि मुनासिब को आपको नहीं लगता ज्यादती हो गई उनके साथ? देखिए देखिए खलील रहमान कमर जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के 95% अवाम को। ये इसलिए वो उनकी तो लोग सुनेंगे ही, क्योंकि जो उन्होंने बोला है लोग उनके साथ हैं। भाई अगर 5 औरतें निकल के बोलेंगी मेरे जिस्म मेरी मर्जी, तो सब उनके खिलाफ ही होंगे ना, या तो सब सारी औरतें निकल आए। मैं तो इस नारे के खिलाफ हूँ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये होना चाहिए मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, उसमें जिस्म भी आ जाता है। हमें वो उनपे औरतों को मर्दों से तनकीद ये है कि हम उनको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उनको 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 जिस्म के थ्रू ही देखते हैं बस। तो जो आप ये बोलेंगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो अच्छा, हम तो वैसे औरतें क्यों सोचती हैं आप लोगों के बारे में ऐसा, मर्दों के बारे में? तो लगता है कि जब देख रहे हैं तो मतलब जिस्म ही देख रहे हैं, मतलब हमारी नेचर नहीं देख रहे, हमें नहीं देख रहे कि हम खूबसूरत है, कोई शक्ल नहीं देख रहे, मतलब क्यों सोचती वो हैं औरतें जैसे आप लोगों के बारे में ऐसा? आप देखिए ना, बकायदा एक प्रोफेशन है हमारे हमारे बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन का नाम है आइटम नंबर। वो सही। इंडिया में हेलन करती थी पहले, पाकिस्तान में कुछ और थी, फिर वो इंडिया में सिनेमा के अंदर, तो सिनेमा में एक आइटम नंबर जो है वो एक लड़की आती है जो खाली फिल्म में नाचने के लिए आती है और वो चली जाती है। तो ये जिसम ही बेच रही है ना वो, और क्या देखें उसको नाच में क्या और क्या है। तो वो तो ये तो बहुत अरसे से जब से दुनिया बनी है ये चल रहा है, तो उसको एकदम से चेंज करना जो है वो इतना आसान नहीं है। अच्छा, आप दोनों से तो सवाल हो गया, टीपू अब आ गए हमारे साथ, तो अब हम दोबारा वहीं पे जाते हैं जहां से हमने छोड़ा था। आप दोनों ने तो बता दिया कि जी जो वो कंट्रोवर्सी हुई तारिक जमील साहब वाली, मौलाना साहब वाली, वो उसका वर्डिक्ट दे दिया। अच्छा, एक तो टीपू देर से आए हैं, तो जहां से आए हैं वहीं से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? तो अब सवाल आप लोगों से ये है कि माफी तो उन्होंने मांग, क्या माफी मांगने के बाद चैनल उसको एक्सेप्ट करेंगे, आप हजम करेंगे कि चैनल वो जिस वजह से माफी मांगी वो उनका जस्टिफाई हो पाएगा सारी चीज? चैनल को मौका मिलेगा उनको? बिल्कुल। देखिए पहली बात तो ये है कि हम एक मुनाफिक ज़दा मुआशरे का हिस्सा हैं। हम पीठ पीछे सारी बातें कह रहे होते हैं। आप मुझे खुद बताइए, जब आप इस मुआशरे को देखते हैं, क्या इसमें लोग झूठ नहीं बोलते? क्या इसमें मुआशरे में लोग रिश्वतखोरी नहीं करते? क्या इस मुआशरे में नेपोटिज्म नहीं है? यही बात कोई जब सामने आके कह देता है तो लोगों को ये बुरी लग जाती है। और जहां तक एक माफी की बात है, उनको लगा कि उनकी बात को गलत तरीके से बयान किया गया है या उनकी नेक नामी में फर्क पड़ रहा है, तो उन्होंने आके सॉरी कर दी। और सॉरी कर देना भी क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में एक बड़ा फेल है जिसको खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा कह दिया था तो आपको इतना भड़कने की क्या जरूरत है? ये तो है कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात होगी ना। और जहां तक बात है दूसरी के, जो बात मौलाना साहब कर रहे हैं, मौलाना साहब ने भी कोई सोच समझ के बात की होगी, लेकिन हमारे मुआशरे को भी आदत डाल लेनी चाहिए, किसी बात पे इतना भड़कना नहीं चाहिए। कोई मुझे लगता है कि सोसाइटी ने भी और ये एंकर्स लोगों ने भी कोई ओवर रिएक्ट कर दिया। जी असफर, वो हम इस पे तो बात कर चुके हैं, मौलाना साहब की बात पे। अब वैसे ही कह रहे हैं ओवर रिएक्ट असल में इसकी भी पाकिस्तान में ज्यादा किया था, बिकॉज हमारे यहाँ ओवर रिएक्ट की तो बात हो गई। अब सवाल मेरा ये है कि जिस वजह से, क्योंकि मौलाना साहब ने पहले जो बात कही वो बिला वजह तो नहीं कही, अगर माफी मांगी तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मीडिया से लिंक होने की वजह से हम उस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि ताकि इन फ्यूचर उनकी चीजें किसी गलत एंगल पे ना जाए, उस वजह से वो माफी मांगी गई। तो क्या आपको लगता है कि वो माफी का फायदा होगा? देखिए, मुराद तारिक जमील जो है ना वो बहुत ज्यादा बड़े उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, मतलब लाखों में करोड़ों में जाती है। इनफैक्ट करोड़ से ऊपर लोग उनको फॉलो करते हैं। उनकी माफी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उनको जो भी वो कहते हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर आप समझते हैं कि वो ऐसी, अगर वो ऐवी कोई बात कर देते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट होता है।
तो ये माफी का डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। लोग बिल्कुल उनके साथ, बहुत सारे लोग तो उनके साथ हैं, उनके हक में। वो तो कह रहे हैं कि चैनल वाकई झूठ बोलते हैं। इतना जो भड़का गया है ना हामिद मीर और जर्नलिस्ट जो भड़के हैं, जो मीडिया भड़का है, वो भड़का है इसलिए बिकॉज इतने बड़े आदमी ने इतनी बड़ी बात बोल दी है, तो वो लग रहा है सच है। वो डर गए कि इनके मुंह से बात निकल गई तो इसका मतलब ये है कि तुम चैनल पे लोग पीछे ना पड़ जाएं, लोग पथराव ना कर दें हमारी वैन के ऊपर, ये झूठा चैनल आ गया, ये वही नो। तो वो तो बड़े आदमी है, बड़ी छोटी बात कभी उनके पास से नहीं आएगी। उनकी जो अनी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जहाँ पे हुकूमतें हैं, वहां पे जिसकी मेजोरिटी होती है वो कभी भी बाहर हो नहीं सकता। तो तारिक जमील मुझे लगता है या इनका फिका जो मेजोरिटी में है पाकिस्तान में ओवरऑल, अगर मैं वैसे देखूं तो बेशक मैं इख्तिलाफ करूं या उनके साथ हूं, तो वो आप उनको आउट कर नहीं सकते किसी भी तरीके से। बेशक आप ईरान में जाएंगे तो वहां पे जो फिका ज्यादा पॉपुलर होगा वही मेजोरिटी में होगा, चाहे आप सऊदी अरब में जाएंगे जो फिका पॉपुलर होगा वही मेजोरिटी में होगा। तो इनकी माफी के बाद मुझे लग रहा है कि इनकी फॉलोइंग शदीद बढ़ गई है। उल्टा गलत हो गया, उस दिन वो गलत शो कर लिया इन लोगों ने, सबने, हामिद मीर वगैरह ने। इससे तो उल्टा चैनल पे बैकलैश हो गया शदीद, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो और बड़े हो गए ना, मतलब जितने बड़े वो थे डेफिनेटली हम देखते हैं हर बस में, हर गाड़ी में, हर रिक्शे वाला, टैक्सी वाला, इवन बड़े लोग, छोटे लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, सब इनको सुनते हैं। बहुत अच्छे मुफक्किर हैं, बात करने में बड़े अच्छे हैं। तो ये है कि उनकी फॉलोइंग तो बड़ी होगी, तो इनको आप नहीं हटा सकते, क्योंकि जब जो मेजोरिटी में होता है वो कैसे हट सकता है, आप बताएं। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल है मेरा आप तमाम लोगों से, तीनों से एक सवाल है। अच्छा, हम इसी तरीके से सीक्वेंस लेके चलेंगे। पहले टीपू जवाब दीजिएगा, फिर असफर जवाब दीजिएगा, तारिक जमील को पूरा शो निकाल दो। नहीं, तारिक जमील हम तो मानिए, हम निकाल देते, हम तो करते नहीं होते पूरा शो। यार आप तीनों अगर यहाँ पे बैठे बैठे गए तो मेरे ख्याल में शो छोड़े, मैं कहती हूँ पूरा दिन निकाल देंगे, आप तो हफ्ता महीना सब निकाल देंगे तारिक जमील को बोलते बोलते। अगला सवाल आप तमाम लोगों से ये है कि यूथ आप लोगों का हमेशा से फोकस रही। जब रेडियो शोज आप करते थे तभी ये होता था कि यूथ के बड़े आप लोगों के यूथ का फोकस आपने बनाया हुआ था। उस जमाने की यूथ जो थी वो क्या करती थी, गाड़ियों के पीछे, वो मट्टी वाली गाड़ियों के पीछे जो है वो आई लव यू शैला और आई लव यू ब्ला 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 लिखा करती थी। आजकल की जो यूथ है, हाँ आजकल की डेस्पराडो आजकल की यूथ क्या सवाल आजकल की यूथ आपके हिसाब से क्या करती है? और वो अब जाके जो पहले गाड़ियों पे लिखते थे मिटा मिटा के आई लव यू शैला, आई लव यू, अब वो कहाँ जाके लिखते हैं? पहला सवाल तो ये। इस सवाल का जवाब ये, आजकल की यूथ जो है बड़ी हाईटेक हो गई है, चीजें बहुत बदल गई हैं। 2010 के बाद बहुत मेजर डिफरेंस आया है और वो वहां तक पहुंच गए हैं जिसका जिक्र करना यहाँ पे मेरा ख्याल है मुनासिब ना होगा। देखिए सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा ये क्या, यहाँ कुछ भी सेंसर नहीं होता। लेकिन चक्कर ये ना कि आप खुद भी तो सेल्फ सेंसरशिप भी तो होती है ना। आप देखें ना कि आप जो भी बात करते हैं, आपको बात करने से पहले 100 तरह से सोचना है ताकि जो आप बात कर रहे हैं उसको उस तरह से बयान किया जाए जिस तरह से आप कर रहे हैं। तो आजकल की जो यूथ है वो बहुत ज्यादा इनडोर हो चुकी हुई है और वो जो काम जो पहले गाड़ियों पे लिखकर किए जाते थे वो आजकल मैसेज, व्हाट्सएप, इन सब चीजों से पहुंच जाते हैं और जिसको पैगाम पहुंचना होता है वो पहुंच जाता है। जी असफर, देखिए यूथ की जो बात है ना वो ये है कि सोच नहीं बदलती, भले किसी भी सेंचुरी में पैदा हो, किसी भी मुल्क में पैदा हो, यूथ होती एक जैसी है। ये बेसिकली एक कल्ट का नाम है, एक जनरेशन होती है ये पहले जब उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो गाड़ियों पे लिख रहे थे, अब व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, तो वो कोई चक्कर कोई नहीं है, वो रहेंगे वैसे ही। आजकल की यूथ में कोई फर्क नहीं है। जो 1960 की यूथ थी, 1950 की यूथ थी और 40s की, सबकी सोच यही थी क्या थोड़ी पार्टी कर लें, लड़की फंस जाए, क्रिकेट खेल लें, अब्बा से एग्जाम में पास हो जाए किस तरीके से, सबका यही सोच है, किसी की नहीं बदली। बॉस लेकिन को 50 रुपए का इजी लोड तो नहीं होता था ना उस जमाने में। नहीं तो वो उसको पूछा होता ना 50 रुपए का इजी लोड, पता है क्या था? छत पे आई कि नहीं आई, किसी को रुक्का फेंका नहीं फेंका। तो इजी लोड टेक्नोलॉजी बदला है लेकिन रोमांस नहीं बदलता, यूथ यंग फीलिंग नहीं बदलती, वो तो वही रहती है। आपको क्या लगता है? कुछ नहीं, यूथ सही कह रहा है, यूथ वैसी की वैसी है। मेरे बच्चे अभी दोनों अंदर फोर्टनाइट खेल रहे हैं,
क्योंकि वो क्वारंटीन है, कितना भाग लेंगे छत पे, वो कितना हम उसको फुटबॉल खिला देंगे, वो आखिर में आके उसकी सुई अटकती है प्ले स्टेशन पे दोनों की। तो अब पहले दुनिया में होता था कि एक प्ले स्टेशन होता था, हमारे घर में दो दो प्ले स्टेशन है, और इंटरनेट का अच्छा होना जरूरी है, वरना बच्चे दिमाग का दही बना देंगे आपकी। तो आपके घर में इंटरनेट अच्छा होगा, या बच्चों की डिमांड इस तरह की है कि अब उनको जूते भी अच्छे चाहिए और अब उनको खाना भी अच्छा चाहिए, अब उनको इंटरनेट भी अच्छा चाहिए। मुझे याद है हम लोग तो बहुत गुर्बत में पले बड़े थे, मैं तो बहुत ही गुर्बत में बड़ा था, तो मेरी तो इतनी डिमांड थी, लेकिन बच्चे जितना हम उनको जितना देते जाते हैं उतना उनकी चीजें बढ़ती जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में मानी आप सवाल थोड़ा सा मिस कर गए, आप जो ना मेरे ख्याल में कमरे से बाहर वापस आए उधर ही चले गए। अच्छा, सवाल मैंने ये पूछा था कि पहले के जो यूथ थी, पहले के जो जवान लड़के वगैरह थे, क्या करते थे, वो गाड़ियों पे, मिट्टी वाली गाड़ियों का, तो खैर मिट्टी वाली गाड़ियां नजर आती है, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां होती है, लोग हाथ नहीं लगाने देते, तो उसमें जाके लिख देते थे आई लव यू ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो अब वो जो लोग हैं, वो वाली आवाम है, वो कहाँ जाके लिखती है? कुछ नहीं लिखती, व्हाट्सएप पे वीडियो भेजो, अपनी वीडियो तो भेजो। आजकल लिखती नहीं है वीडियो, स्नैपचैट बोलती है वीडियो भेजो, स्नैपचैट वीडियो चैट हो रही है, हम वीडियो पे बैठे हुए हैं सारी दायरे सब। अब वो हमने तो नाम लिखे हैं, ए लव एच, आपको याद है दरख्तों पे भी लिखा जाता था। वो था, लेकिन MIRC में मेरी लड़की मैंने उससे तस्वीर मंगवाई थी, उसने मुझे ईमेल की थी। अब वो चक्कर नहीं है भाई, अब तो वीडियो चैट हो जाती है। हाँ, अब तो वीडियो चैट हो जाती है, मिलने से पहले आप तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, वैसे ये मिलने और वीडियो चैट वाली बात आप जो कर रहे हैं, अब बात ये कि देखिए वीडियो चैट भी कितनी होगी, सही है, तो अब ये जब से बंद हो गए हैं सारे के सारे अपने अपने घरों में, क्या आप लोगों को लगता है ये जो मोहब्बतें थी बड़े बड़े दावे वाली और मुलाकातों वाली, वो बरकरार रहेंगी? है जब लॉकडाउन खुलेगा तब तक एक दूसरे से ताल्लुकात रहेंगे मुनासिब? जी, तो मानी से शुरू करते हैं इस दफा। और आसानी होगी, बाहर से पुलिस वाले खड़े हैं, तो उनको 150-150 रुपए देके आप अपनी मोहब्बतों से मिल सकते हैं। मोहब्बतें भी छप्पड़ में आई थी। नहीं, इतना आसान नहीं है बाबा, मैंने देखा, इतना आसान नहीं है पुलिस वालों को पैसे देके छप्पड़ पे करना। और मेरा कहना बताएं, मोहब्बतें बरकरार रहेगी कि नहीं? भाई सन्नाटा बहुत है, अब तो सब कुछ हो सकता है। भाई देखिए, मैं सिंगल आदमी हूँ, दोनों तो 250 मर्द है, मुझे पता है कि काफी डिफिकल्ट है। लड़कियों को अम्मा अब्बा घर से निकलने नहीं दे रहे, ये वो बहाना भी नहीं कर सकती कि मैं जरा किसी को किताब दे के, या वो नहीं होता कि मैं ऑफिस से आ रही हूँ, कुछ सीन नहीं है, सब बंद है, तो लड़की तो घर से निकल ही नहीं सकती, तो वो तो आ ही नहीं सकती कहीं पे भी मिलने के लिए, दूर की बात ड्राइव शाइव भी नहीं कर सकते आप, वहां पर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। रिश्ते का क्या होगा, जो उनकी मोहब्बतें थी वो क्या होगा, कहाँ जाएंगी फिर? वो असल में ये है जितने लोग अफेयर और रोमांस कर रहे हैं और फरीन खुद चली गई, जितने लोग जो है मर रहे हैं और प्यार कर रहे हैं, उनके लिए इम्तिहान का पीरियड है कि अब ये प्यार रुकेगा नहीं रुकेगा, असल में तो यहाँ पता चलेगा ना। लेकिन पता है, मैं बताऊं मनी, इस अरसे में ना बच्चियां फंस बहुत रही होंगी लोगों से, क्योंकि है ना, इस लोगों को फारिग बैठी में कुछ करने को नहीं है, दबा के लड़के जो फालतू वाले भी SMS करते हैं, उनको भी वो SMS बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप करते हैं, उनको भी आजकल तो स्क्रीनशॉट लग जाते हैं, इसलिए मैं कुछ करते ही नहीं हूं भाई, छोड़ दिया। आप लोग वो व्हाट्सएप और वीडियो की बात करें, आज भी अब तो सीन ये है कि जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं उसमें ये संदल खटक और उधरी हरीफ शाह की तरफ जाओ, ये सारी दोस्तियां कहाँ बन रही है? आजकल लोग अपने नाम नहीं लिख रहे, जाके आपने लूडो पे गए, लूडो की लीग में गए, वहां पे आपने नाम लिखा, भाई प्राइवेट चैट शुरू हो गई, गूगल किया, सर्च किया, फेसबुक से सारी चीजें लिंक होती हैं, स्टॉक किया, अब तो मैं टिंडर जो ऐप है ना, उसमें लोग आते ही एक मकसद के लिए, वो मकसद ही सिर्फ ये ठीक हुआ था। टिंडर क्या है, आपको मैं फोन में टिंडर लगा के दूंगा, आप इस्तेमाल करें, बेगम पकड़ेंगे। नहीं, मैं सब जानता हूँ ये टिंडर, मैं अपनी इनिंग्स खेल चुका हूँ। अब ये बताना आप लोगों के हवाले, और जहां तक बात ये है कि इस लॉकडाउन अब सच्ची मोहब्बतें बचेंगी, अब वही मोहब्बतें बचेंगी जो सच्ची होंगी। वाह, क्या बात कही है। मुझे लगता है आप तीनों में सबसे ज्यादा बड़ी बातें जो है वो करते होंगे। ये आपकी मैं फोकस है वो कम था, तो शायद मेरा फोकस भी कम था इस काम पे। तो मेरा ये था कि मैं स्पोर्ट्स पे बहुत स्पोर्ट्स ठीक था। ये लोग जरा अलग तरह के दोनों लोग हैं, कीपर भी है वैसे ऐसा, तो ये जरा बंदे टू बंदा जो है डिपेंड करता है कि आप किस तरह के हैं। तो मेरा तो फोकस ही नहीं था इतना इस चीज पे। मैंने तो आपका अल्लाह का भाई का बड़ा देखिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान। मानी भाई, जब आपका फोकस हुआ है, आपने हमें भी पीछे छोड़ दिया। जब आपका फोकस हुआ है
और फोकस भी ऐसा हुआ है कि अब आप डीफोकस हो नहीं सकते, मतलब फोकस का सीन ही आउट हो गया ना, मतलब बोर हो गए आप। अच्छा, अगला सवाल है आप तमाम तीनों लोगों से। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी ड्रामे बनते हैं आजकल, इस बारे में आप तमाम लोगों की क्या राय है? ये ड्रामे जो बन रहे हैं, औरतों को आज भी पाकिस्तानी ड्रामों में मजबूर दिखाया जाता है, सबसे ज्यादा जुल्म औरतों पे हो रहा है, सबसे ज्यादा मासूम ही औरतें हैं, और वो हर ड्रामे में रो रही हो, ठीक है? तो इस बारे में आप तीनों क्या कहते हैं कि अगर आप तीनों अपना अपना अब एक नया ड्रामा बनाए, तो उसमें उसकी थीम क्या होगी? मर्द मजलूम होगा, औरत मजलूम होगी, दोनों जालिम होंगे, या दोनों मजलूम होंगे? जी, शुरू करते हैं मानी से। जी मानी। पता नहीं, मेरे घर में तो एक खातून रो रही हैं हर ड्रामे में, हर ही ड्रामे में रो रही हैं, वो अंदर बैठी है, अभी भी रो रही हैं बेसिकली। तो वो तो मुस्तकिल है, क्योंकि मेरे ख्याल में यही बेहतर है। अक्सर तो वो बहुत अच्छा रोती हैं, तो वो काम कर रही हैं। लेकिन मैं अक्सर नेटफ्लिक्स वगैरह देखता हूँ या अमेज़न देख रहा होता हूँ, तो बड़ी डिफरेंट तरह की चीजें, अप्रोच है डायरेक्शन की भी, कहानियों की भी। मेरे ख्याल में दुनिया तो चेंज होगी है, हमें तो आप हीरा को एक बोलते नहीं है कि हीरा यार अमेज़न और उसको देखो क्यों काम क्या चल रहा है यार, तुम इस तरह के कैरेक्टर्स लो। उसके बाद जो स्क्रिप्ट आता है ना, उसके बाद वही स्क्रिप्ट आता है बार बार, जिसमें उसको रोना पड़ता है। वो स्क्रिप्ट भी चेंज नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब ये कि वो कोई एक, मैं हीरा से बोल रहा था कल भी, मैंने कहा एक ड्रामा आएगा हीरा, एक अक्लमंद का किसी, और वो पूरी इंडस्ट्री चेंज कर देगा। तो वो एक भी नहीं आ पा रहा, पता नहीं इतना लगी बंदी चल रही है, इतना सेफ खेल रहे हैं सबके सब, इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, एक ड्रामा ऑफ नहीं कर पा रहे। फ्लॉप ही हो जाएगा ना, मैक्सिमम बर्बाद हो जाएगा ना। एक ड्रामे पे रिस्क नहीं ले पा रहे, हैरत की बात है। एक ड्रामे पे इतना सेफ खेल रहे हैं सब लोग, एक ही तरह की चीज करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। अभी मेरे पास तुमो हिट हुआ, देख लें, मेरे पास तुमो जैसे 4 ड्रामे और आने वाले होंगे या आ चुके होंगे, मुझे तो पता भी नहीं है। तो डिपेंड्स कि आप किस तरह रिस्क लेते हैं। आप चैनल जो हेड्स हैं वो कितने अक्लमंद हैं, कितने बड़े दिल वाले हैं। हम जिनके साथ पले बड़े, वो गजफर अली साहब थे, उनका दिल बहुत बड़ा था, कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स वहां से बन के निकले। उसके बाद वो सिलसिला रुक गया, क्योंकि चैनल सेव खेलना शुरू कर दिया। हाँ, ये जितने माहिरा शायरा हैं, जितने आतिफ वातिफ, जितने भी ये अली नूर हो गए, अली जफर हो गए, तो आप शाइफ्ता, माया, पता नहीं कितने लोग थे, हजारों की तादाद में निकले थे, टीपू, असफर, सब लोग उसी गैंग से निकले हुए हैं। तो मेरे ख्याल में एज अ प्रोड्यूसर, कोई प्रोड्यूसर ऐसा हो जिसका चैनल हो जो कि ये सब करना चाहता हो, ऐसा कोई भी नहीं है, सब रेटिंग के मारे में। तो मेरा ख्याल में तो यही है। बाकी टीपू सीरियस एक्टिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इससे पूछिए आप, ये यही कर रहा है खाली हम दोनों में से। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ क्लॉकवाइज आ जाए आप, मानी भाई के बाद असफर भाई, असफर भाई के बाद मैं। अच्छा, मैं बताता हूँ। मैं तो शदीद फोन भेज रहा किसी का, मैं तो शदीद खिलाफ हूँ इन ड्रामों के, बिकॉज ये ड्रामे जो है, मुझे इनकी कॉन्सेप्ट पे मसला नहीं है, मुझे इन ड्रामों के मिकदार पे मसला है, तादाद पे मसला है। इतने तादाद में एक जैसे ड्रामे बने जा रहे हैं कि वो कोई नई चीज आने की जगह नहीं छोड़ रहे। आप देखिए 7 बजे स्टार्ट होता है ड्रामा आपका, सोप ओपरा, कोई सोप शुरू होता है, बहुत बुरी बुरी लड़कियां उसमें होती हैं और सब पे जुल्म हो रहा होता है। फिर अगले 8 बजे ड्रामा आता है, उसमें मशहूर लड़की होती है, उस पर जुल्म हो रहा होता है। फिर 10 बजे ड्रामा आता है। तो ये 9, 10, 7 से लेके 10 बजे तक हम वही दिखाई जा रहे हैं। ना हमने टॉक शो की जगह छोड़ी है, ना कोई गेम शो की जगह छोड़ी है, ना हमने कोई कॉमेडी शो की जगह छोड़ी है। हम सिर्फ ये एक ही चीज की बम्बार्डमेंट करे जा रहे हैं, और ये गलत है। तो बेसिकली बनाएं ये ड्रामे, 8 बजे बनाएं, लेकिन 7 बजे कुछ और बना लें, कोई मिस्ट्री बना लें, कोई रोमांटिक कॉमेडी बना लें, कोई हॉरर शो बना लें, कोई वो हर चीज को कॉमेडी बनाएंगे तो इस ड्रामे का, इसी तरह के ड्रामे के अंदर कॉमेडी बना देंगे सुनो चंदा टाइप। जब वो हॉरर बनाएंगे तो इसी तरह के ड्रामे के अंदर एक हॉरर बना देंगे। समानी ने भी एक्टिंग की थी, अब इसका ड्रामा था। फिर बिल्कुल तो मुझे मसला ये है कि ये एक वो पकड़ते हैं फॉर्मूला और उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब मजे की बात ये है, जो करवट ले रही है इंडस्ट्री, वो ले रही है इंटरनेट की तरफ। अब इंटरनेट जो है ये नया जानवर आया है, और ये टीवी जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो टीवी का ये समझ लें कुछ बस चंद साल रह गए, बिकॉज अमेरिका वगैरह में तो वेस्ट में टीवी खत्म हो गया, टीवी नहीं चलता, अब चलता है नेटफ्लिक्स। तो पाकिस्तान अब उस जगह पे खड़ा हो गया है कि इनको भी मूव करना पड़ेगा इस टीवी की सोच में से, और उनको घुसना पड़ेगा। मानी तो 2 बार हो गया, और उनको सोचना पड़ेगा कि अब ये कोई ऐसी चीज बने तो हमसे एक ही समझ रहा है, 2 हो गया। अच्छा, तो वो कोई ऐसी चीज बनाए जो जिसपे इंटरनेट से पैसे बन सके। तो और इंटरनेट क्या है? इंटरनेट बेसिकली पाकिस्तान की बेवकूफ ऑडियंस की तरह नहीं है कि इनको एक चीज दिखाई जाएगी तो वो देखे जाएंगे।
इंटरनेट एक दुनिया ग्लोबल विलेज है, तो दुनिया का हर आदमी देख रहा है, तो आपको हर तरह का फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो अब ये मेरे ख्याल है मेरे पास तो वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का आखिरी ड्रामा है जो इतना बड़ा हिट हुआ। अब ये गुंजाइश नहीं है हिट होने की टीवी के ऊपर इतने बड़े ड्रामे की, अब नहीं, अब कोई ड्रामा हिट नहीं होगा इस तरीके से। ये बस आखिरी था। देखो काफी इंतजार करा दिया आपको। नहीं बिल्कुल ठीक, असफर ने तकरीबन कमोबेश वही बातें कर दी। मुझे तो लगता है जिस तरह की हम कहानी या मैं कहानी बना के लेके जाऊंगा वो तो टीवी वाले एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मुझे प्रॉब्लम ये, अप्रूव ही नहीं करेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि चक्कर ये है कि उन्होंने एक कल्चर डेवलप कर दिया कि यही ड्रामे चलेंगे। 10 साल की बम्बार्डमेंट है, इसको चेंज करते करते भी टाइम लगेगा। और आई टोटली एग्री विद असफर कि अगला जो टाइम है ना वो इंटरनेट का है और इनको अपनी करवट बदलनी पड़ेगी। और पीपल आर टू फेड अप, मतलब जो आजकल की यूथ है उसके बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि दे आर टू फेड अप। और वो हमसे मिलते भी हैं जब हम कोई डिफरेंट काम करते हैं, इसलिए जो हम जैसे अदाकार हैं वो फिल्मों में जाकर अपना शौक पूरा कर लेते हैं, उनको हट के सब्जेक्ट्स मिलते हैं, हट के अदाकारी करनी पड़ती है। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि टेलीविजन के थिंक टैंक को भी सोचना चाहिए कि दिस इज इनफ नाउ, और हमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स की तरफ जाना चाहिए जिससे लोग ज्यादा इंगेज कर सकें। क्या कहते हैं, सिर्फ औरत ही मोहब्बत, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। औरत को इस तरह से प्रेडिक्ट करें कि वो उससे कुछ आगे बने या कुछ सीखे, बस उसको मजलूम बना बना के उसको बेचारी को सास और बहू को लड़ने झगड़ने के अलावा और भी कामों पे लगा देना चाहिए। तो वो डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी बनेगी। इसका डेमो हुआ, मैं अभी वो पीसा अवार्ड में गया हुआ था, तो वहां पे ना मेरे बच्चे भी इत्तेफाक से गए थे साथ में मेरे। तो मेरे बच्चे जो थे वो फवाद खान माहिरा खान को नहीं जानते थे, बिलीव मी और नॉट, नहीं जानते थे वो कौन है। वो डकी को जानते थे, वो शाम इदरीस को जानते थे, वो राहीम को जानते थे, वो दानिश अली को जानते थे, वो ये मोरो को जानते थे, और पता नहीं कितने सारे और आए हुए थे। वो उनके फैन थे। तो और रोजाना जो है मेरा बेटा, दोनों बेटे जो है वो डकी के साथ फोर्टनाइट खेल होते हैं बैठ के, वो उनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वो उनका फवाद खान है। वो नहीं जानते बाकी कौन लोग हैं, ये कौन सी पौध है, स्टेज पे कौन लोग आ रहे थे, वो हंस भी रहे थे। बिलीव मी और नॉट, मेरा बेटा जब हम लोग भी आए वो जब भी हंस रहे थे, और उससे पहले जो लोग आ रहे थे उनको भी देख के हंस रहे थे कि ये कौन लोग हैं भाई। और सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, और भी जो बच्चे आए हुए थे वो एक्साइटेड थे उन यूट्यूबर्स को देख के। तो मेरा ख्याल में हम लेट हैं, पाकिस्तान हमेशा 5 साल पीछे ही होता है, तो इस दफा भी हम पीछे ही हैं, 5 साल पीछे ही हैं। मुझे लगता है कि ऑनेस्टली ये वाली आपकी बात काफी रिलेटेबल है, और मैं ऑनेस्टली ये चाहती हूँ, मेरी तो दिली ख्वाहिश है, और मेरे साथ साथ मेरे ख्याल में इस अवाम की ये वाली जनरेशन है उसकी दिली ख्वाहिश है कि जी आप तमाम लोग वापस से आए और अपना एक शो लाइव खुद से शुरू करें। और क्योंकि लोग देखना चाहते हैं आप लोगों को, और इस तरह का जो एक दिमाग है, ये माइंडसेट है, ये बदलना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में अब आप मतलब गुजर गए तो गुजर गए, तो क्या होगा। ये वैसे स्टेटमेंट थी, बस इसमें कोई जवाब नहीं देना था। अच्छा, अब सवाल आप तमाम लोगों से ये है दोस्ती आप लोगों के जमाने में तो बड़ी, यार मैं क्या करूं, मेरे बार बार ना फोन आ रहे हैं, उसके बाद ऑडियो बिल्कुल कम हो जाती है, जो भी ऐप है ये, क्या करूं, उसका कोई तरीका है? आप उसको एयरप्लेन मोड पे डाल दें और इसको वाईफाई ऑन कर लें और वापस इन हो जाए। सही। अच्छा, सवाल ये आप तीनों से, दोस्ती आप तमाम लोगों के जमाने में तो बड़ी मजे वाली होती थी, और वो जिगरी वाली होती, जानी वाली, वो जो पक्की जानी और जिगरी वाली दोस्ती होती थी। आजकल के जमाने की दोस्तियां किस टाइप की होती? ये तो मेरा ख्याल है कि सवाल हमसे नहीं, आजकल के जमाने के लोगों से करना चाहिए। हम तो दोस्ती की वही रवायात को नहीं फॉलो कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, दोस्ती अब भी होती होंगी, लेकिन डेफिनेटली जैसे जैसे जमाना मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है तो चीजें भी वैसे वैसी दोस्तियां भी जो है ना गर्ज की होती जा रही हैं। उनमें वो जान और उनकी वो जो कहते हैं ना पावर, दोस्तों की पावर में थोड़ी सी कमी हो गई है। अब जो है ना गर्ज की दोस्तियां ज्यादा हो गई हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मानी कहाँ गया, ऐसा नहीं है। देखिए सॉरी टीपू, मैं तेरी बात जैसे डिसएग्री करूंगा। दोस्तियां तो जिंदगी भर वैसी रहेंगी, कोई चेंज नहीं होंगी। वो जब मुझे याद है हमारे, जब हम लोग छोटे थे 10, 11, 12 साल के, तो हमारे घर में ईद हुई, तो ईद पे सारे पूरा खानदान जमा हुआ। तो जब जितने मर्द हजरात एक तरफ बैठ गए, खवातीन तरफ बैठ गई, तो अक्सर मर्द हजरात इस तरह की बातें करते थे जो हमारी उम्र के मर्द थे, अब हम जिस उम्र में है, कि अरे अब दोस्तियों में वो बात नहीं रही यार, क्या दोस्तियां थी हमारी, हम वो वैगन में बैठ के दोस्त के लिए हैदराबाद से कराची आ गए, या मुल्तान से मैं चला गया लाहौर तक, और ये वो इस तरह की बातें। तो अब हमारी जो दोस्तियां हैं वो भी अब हम बड़े हो गए तो हम वही बातें कर रहे हैं कि अरे वो वाली बात नहीं है।
लेकिन अब दोस्तियां मतलब शिद्दत तो वही होगी ना, बहुत से दोस्त अभी भी ऐसे होंगे जो रखेंगे दोस्ती। मुझे लगता है दोस्त वो होते हैं जो स्कूल में बनते हैं, कॉलेज में बनते हैं, या जैसे मैं मानिए टीपू अर्ली टाइम में अपने करियर से मिल लिए तो दोस्ती रह गई। अर्ली कोई भी चीज नई आप कर रहे हो जिसमें बे लॉस कोई फायदा नजर ना आ रहा हो, वो दोस्ती बस रहती है। बाकी सब अक्वेंटेंसेस हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं कि चल काम हो गया नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन मैं एक दो ही दोस्त होते हैं, बाकी सब जानने वाले हैं, कोलीग्स हैं आपके। बिल्कुल ऐसी है। मानी आप क्या कहेंगे? मानी तो भी आए हैं। पता नहीं सवाल ही मिस करके मेरे मानी बहुत परेशान लग रहा है। नहीं एक्चुअली वो बहुत ज्यादा मानी ना बहुत परेशान है। मैंने वो मुझे इतना, मैं टेक्निकल हूँ नहीं, मुझे इतना आइडिया भी नहीं क्या हो रहा है, तो मैंने एयरप्लेन मोड पे डाला, मैंने दोबारा रिजॉइन किया। वो सवाल दोस्तियों पे हो रहा था, क्या सवाल था? हाँ दोस्तियों पे। हाँ कि दोस्तियां अब कैसी हैं, पहले कैसी थी। सवाल ये है कि पहले के दौर में जो दोस्तियां होती थी, एग्जैक्ट पहले की दौर की आप जैसी होती थी और आपके दौर की कैसी है, डिफाइन करें। पता नहीं, मुझे लगता है अब्बा के जमाने की दौर की और भी ज्यादा दोस्तियां थी। फिर अभी हमारे टाइम की जो 20-22 साल की दोस्ती है वो बड़ी प्योर है, अभी तक है। लड़ाई झगड़े रोजाना ही होते रहते हैं, आर्गुमेंट होता रहता है, लेकिन फिर हम दोबारा एक जगह जमा हो जाते हैं। अभी वाले जो हैं दोस्त वो भी होंगे, पता नहीं। मेरे बच्चों के जो स्कूल के फ्रेंड है वो तो वही है, वो चेंज नहीं कर रहे, उन्होंने कहने का मकसद ये है कि ये एक तरह की दोस्ती ये होती है ना मानी, होता ये है कि आजकल की दोस्तियां, पहले की दोस्ती होती थी कि अगर कोई किसी दोस्त के बारे में कुछ बोले तो आपस में जाके एक दूसरे को पूछते थे, यार तूने मेरे बारे में ये किया, अच्छा तूने मेरे बारे में ये कहा, चल निकल यहाँ से, 2 मुक्के मारे सीने पे। आजकल के जो दोस्त होते हैं वो ये होते हैं कि अगर बता दो कि भाई मानी वो पता है टीपू जो है ना आपके बारे में ये कह रहे थे, फिर मानी ने क्या करना है, टीपू को तो जाके बाद में पता नहीं पकड़ना भी है कि नहीं पकड़ना, उसने जो सामने बैठा है ना उसको कहना आ बैठ, तुझे मैं बताता हूँ टीपू ने मेरे साथ क्या क्या किया। तो आजकल की दोस्तियां ये हो गई हैं। अच्छा ये तुम कह रही हो। हाँ ये 60s में भी होता होगा। मेरे अब्बा जिस जमाने में टेलीविजन एक्टर बने थे, जब पहला दिन था टीवी का, मेरा ख्याल में ये तो इंसान जब से है, ये तो है मीर जाफर मीर सादिक की मिसाल। ऐसे तो नहीं है, पता नहीं कितने 200 साल पुराने थे वो लोग, 300 साल। तो वो तो ये कैरेक्टर, शेडी कैरेक्टर तो हर जगह पे होते हैं। प्योर अच्छा मेरा ये है कि मैं एफर्ट करके दोस्ती करता हूँ उन्हीं लोगों से जिनसे मुझे रखनी होती है, और फिर जिनसे मुझे नहीं रखनी होती फिर मैं इतनी एफर्ट ही नहीं करता। मैं इतना, ये मैं अपना बता रहा हूँ अभी, तो मेरे तो मैं बता रहा हूँ ना, आपको गिने चुने 8-10-6 लोग होंगे जिनको मैं जानता हूँ जिनसे मेरी दोस्ती होगी। बाकी असफर का हल्का थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये लोगों से मिलता रहता है, दिखता रहता है। टीपू का ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रामों में एक्टिंग कर रहा होता है। माशाल्लाह से काफी बड़ा है। मेरा सवाल एक्चुअली ये है, ये जो यूथ को हमेशा आप लोग मशवरे देते हैं, ठीक है, यूथ को अगर मशवरा देना हो कि भाई देखो अगर सही दोस्त की पहचान करनी है ना तो उसमें ये 2 खूबियां होनी चाहिए, तो वो 2 खूबियां आप तीनों बता दें कि भाई ये होगा दोस्त अगर होगा तो। आप रोने वाली लड़की की बात कर रही है, वो जो रोती रहती है, ये रोती रहती है, ये कैसी है आप? मेरा ये बता, वो चली गई, देखे हम उनसे क्या पूछते रोने वाली। जी अच्छा तो मशवरा नहीं होता, एक नेचुरल चीज है दोस्ती। मेरा ख्याल में इसमें तो मशवरा तो हो ही नहीं सकता, ये बड़ी नेचुरल चीज होती है। आपको कुछ चीज पसंद आती है, आपको कुछ चीज आप पसंद करते हैं, आप लाइक माइंडेड होते हैं, पसंद आती है उससे शादी कर लेते हैं ना। दोस्ती नहीं मेरा दोस्ती मैं तो पेंडू, आप लड़की पे आ गई आप, मैं तो लड़के लड़की की दोस्ती की बात कर रहा था। तो लड़के लड़के की दोस्ती में पसंद देखे फिर वो और अलग ही लेवल पे चला रहेगा। तो मेरे ख्याल में लड़के लड़के की दोस्ती पर ही रहते हैं। मैं तो पेंडू आदमी हूँ, मैं तो 2 चीजें जानता हूँ। एक तो मेरा ख्याल शायद किसी बड़े अक्लमंद दाना का कॉल है कि दोस्त वो होता है जो आपकी गैर मौजूदगी में आपको डिफेंड करे। और दोस्त, अगर मेरा दोस्त गलत भी है ना बाजार में, तो मैं तो भाई उसके साथ लड़ूंगा, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो गलत भी। हाँ जब वो मेरे पास अकेला आएगा तो मैं उसको समझा दूंगा भाई तू गलत था, तेरी ये मसले थे, लेकिन मैं उसको बड़े बाजार में मजमे के साथ लड़ने के लिए अकेला नहीं छोड़ दूंगा। दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, और दोस्त वो जो बगैर किसी गर्ज के आपके साथ खड़ा हो। सिंपल इज दैट। अगर ये क्वालिटीज आपको 2 बंदे, नहीं आई एग्री विद टीपू के दोस्ती जो है ना वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते आप। वो नेचुरली आपको नेचुरल प्रोसेस के थ्रू दोस्ती होती है। आप सोच के दोस्ती ना सकते, दोस्ती बढ़ते हो जाती है। तो वो जितना वक्त गुजारेंगे, भाई एक ग्रुप होता है उसमें, स्कूल में एक ग्रुप होता है, उसमें क्लास में 30 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल,
लेकिन दोस्त आपके 2 बनते हैं, तो वो 2 क्यों बने, बाकी क्यों नहीं बने 28 लोग? तो वो क्योंकि आप में कोई ऐसी चीज है जो उनके अंदर भी है, कोई ऐसी कोई सिंक है, मे बी इज अ फैमिली बैकग्राउंड, मे बी कोई तकलीफें आपकी सेम है, कोई आपकी खुशियां सेम है, मोहल्ला सेम है, बैकग्राउंड सेम है, कुछ कोई चक्कर है जिसकी वजह से मेरे जितने दोस्त। अच्छा, वैसे भी कहा जाता है कि जो 2 एक तरह के लोग होते हैं वही आपस में दोस्त होते हैं, या उन्हीं की आपस में बनती है। अब वो चाहे नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत असफर और मानी तीनों इंतहाई एक दूसरे से मुख्तलिफ लोग हैं, बहुत अलग, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बहुत ज्यादा अलग। फिर तो हर तीसरे दिन पकड़ के एक दूसरे की पिटाई भी हो रही होती होगी, मतलब वो फुल वो वाला एक माहौल आ जाता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, इख्तिलाफ राय होती है। क्या कहते हैं, मैं तो बहुत अंदर क्या कहते हैं रखने वाला आदमी, मैं पी जाता हूँ। मानी और असफर जरा थोड़े से मुझे लगता है इस वाले एरिया में आउटस्पोकन है, ये बोल देते हैं, मैं जरा रख लेता हूँ। और मैं जब थोड़ा सा फिर टीपे आतिफ ने कमेंट किया कि टीपू अपने दोस्त को आप रोके, अगर वो कोई चीज गलत कर रहा है, अगर वो आपको नहीं रोके कोई चीज गलत करने से, तो आप एक उसके ट्रू फ्रेंड नहीं है। बेटा दोस्त तो वही जो साथ में गलत काम करे, वही तो मजा है। मैंने उन्होंने भाई ने एक आतिफ भाई ने अलग बात कर दी, मैं कह रहा हूं मैं उसकी डायमेंशन में नहीं आता। ये आतिफ साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत करेगा तो इंशाल्लाह जरूर रोकेंगे, लेकिन अगर उस गलती में हमारा कोई फायदा हो रहा तो आप उसे ज्वाइन करेंगे। दोस्ती भाई, गलत करने वाले अब्बू, गलत से रोकने वाले अब्बू और बड़े भाई होते हैं, दोस्त नहीं होते। दोस्त तो कहते हैं अबे क्या करा, दिखा क्या करा, सिगरेट पिया, दिखा, मैं भी ट्राई करता हूँ। यही तो जिंदगी के मजे हैं यार जो आप करते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि उसने उसको बिगाड़ दिया, उसने उसको बिगाड़ दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा भाई, एक सवाल आप तीनों से है। गेम शोज तो आजकल दोबारा से शुरू हो गए हैं। पहले मुझे लग रहा था कि होम डिलीवरी हुआ करेगी, इस दफा सारा सिलसिला होम डिलीवरी पे जाएगा। ये गाड़ियां मायके की जैसे खाना डिलीवर हो रहा है, वैसे ही घर पे डिलीवर होगा। कौन से गेम शो फॉलो कर रहे हैं? आमिर भाई ने तो कहा था कि लीग सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी और मुस्तफा अलग तरफ जा रहे हैं। मैं दूं जवाब, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका बिल्कुल असल और खालिस जवाब। देखिए 3 साल हो गया मैं टीवी नहीं देखा, पाकिस्तानी टीवी में देखा ही नहीं 3 साल से। मुझे पता है, लेकिन ये पता है ड्रामे कौन से चल रहे हैं क्या, लेकिन मैं ये 3 साल से मैं टीवी देखा नहीं, बिकॉज पाकिस्तानी टेलीविजन मैंने हिसाब लगाया है बकायदा मेरे दिमाग को डिप्रेस करता है। आप खबरें सुन लें आप डिप्रेस हो जाएंगे, आप ड्रामा देख लें आप डिप्रेस हो जाएंगे, आप गेम शो देख लें अपनी गुर्बत देख के और लोगों की लालच देख के आप डिप्रेस हो जाएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन आपको खुश नहीं करता, आपको डिप्रेस करता है। तो मैंने तो देखना 3 साल हो गया, मैं बड़ा खुश हूँ। तो अगर आपको खुश होना है आप टीवी बंद कर दें या कुछ और देखें। जी आप दोनों क्या कहेंगे इस बारे में? अगर तो मुझे बुला रहे हैं तो जिंदाबाद, और अगर मुझे नहीं बुला रहे तो बहुत ही बुरी बात है। ऐसे गेम शोज होने चाहिए। मानी आप वैसे आप भी बोल सकते हैं यार, वो उनको अपना पेट भरना है, चैनल्स को भी। और देखे ना, इतना क्वारंटीन करने के बाद भी वो शोज हो रहे हैं, किसी और तरीके से हो रहे हैं। ऑडियंस नहीं है तो सेलिब्रिटीज हैं। अभी कल ही बैकलैश आया हुआ था सब शोज पे। आज सुबह ही कोई आर्टिकल में पढ़ रहा था कहीं पे, किसी ने सबको रगड़ा हुआ था कि यार मतलब ये तो क्वारंटीन की बातें कर रहे हैं, यही सेलिब्रिटीज खड़े होकर बोलते हैं कि फासला रखें, और यही एक साथ खड़े हुए थे और बगैर मास्क लगाए, बगैर सैनिटाइजर हाथ में पकड़े, बगैर ग्लव पहने। तो मेरे ख्याल में चैनल्स को जो 2 महीने का नुकसान हुआ, 1.5 महीने का बकौल चैनल्स के, वो पूरा कर रहे हैं। बाकी तो समझ नहीं आ रही, वो तो चलते रहेंगे, रुक नहीं सकती चीज। एक चीज बन गई है वो चलेगी, इसमें कोई वो नहीं है। एक फॉर्मेट बना हुआ है, वो हिट भी है आजकल, रमजान की हद तक तो हिट ही है, तो वो चलेगा जाहिर सी बात। चैनल्स को अपना पेट भरना है, एंकर्स को अपना पेट भरना है। सवाल मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ, बिल्कुल करना चाहती हूँ सवाल, लेकिन उससे पहले किसी ने आप लोगों से सवाल किया है कि सबटाइटल का सीक्वल कब रिलीज होने वाला है? जी असद भाई, क्या सवाल है? कब रिलीज होने वाला है? देखिए बात यह है कि हमने सबसेटे जो है वो जो उसका पार्ट 2 बनाया है हमने, वो इतना मुख्तलिफ है पाकिस्तान के बाकी ड्रामों से कि चैनल उस पर सोच रहे हैं कि उसको लें कि ना लें, उसको चलाएं ना चलाएं, उसको कैसे चलाएं, क्या करें, कहाँ प्लेस करें। तो ये बड़ी मसाइल है उसके साथ। वो थोड़ा सा आउटस्पोकन कॉमेडी है और थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, और फिर बहुत सारे पुराने लोग वापस आ रहे हैं, तो वो चैनलों को थोड़ी सी दिक्कत भी है उसको। फिर उसकी थोड़ी सी प्राइस महंगी है कंपेयर टू अदर ड्रामास, बिकॉज हम इतने अरसे बाद आ रहे हैं। तो वो उस पर थोड़ी सी बात चल रही है, पैसे कितने मिलेंगे और क्या होगा। फिर ऑब्वियसली टीपो एक सर्टन अमाउंट चार्ज करते हैं, दिन का बड़े एक्टर हैं, अवार्ड विनिंग एक्टर है, मानी इतने सीजन एक्टर है। मैं थैंक यू भाई।
थैंक यू टीपू। एंड सलमा खुद भी पैसे ज्यादा लेती है, तो वो अब वो जो पुराने वाले रेट्स से सब सेट है कि हमारे किसी ने 1500 में कर दिया, किसी ने 1000 रुपए में कर दिया, दोस्ती यारी में कर दिया, वो तो जमाना नहीं रहा। अब 20 साल बाद तो सबके पैसे बढ़ गए, तो वो तो चैनल सोच रहा है कि इतने पैसे देने भी हैं इनको कि नहीं देने। तो ये बड़ा चक्कर चल रहा है अभी, तो देखते हैं ना क्या क्या अच्छा, मतलब नियर क्या कह रहा है मानी, क्या कह रहा है मानी, क्या कह रहा है, उसी रेट पे काम हो रहा है बहुत सी जगहों पे, बहुत से लोग। क्या क्या काम हो रहा है? आजकल भी उसी रेट पे काम हो रहा है भाई, बहुत से लोग वो रेट चेंज नहीं हुआ और अभी तक भाई। हम भी सारे प्रोड्यूसर को जानते हैं, सबको जानते हैं। सही बात है, सही बात है। सर, किसी ने आप तीनों से सवाल किया है कि ये खुद तो टीवी चैनल वाले मास्क लगाते हैं, सारा दिन बोलते रहते हैं मास्क लगाओ, हाथ सैनिटाइज करो, और क्या 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 सीन है ये। और साथ साथ दूसरा सवाल, ये कुकिंग शोज जो हैं, जो हो रहे हैं, कहाँ लोग बेचारे भूख से मर रहे हैं, और लोगों के पास, चले भूख से बहुत सारे लोगों को कहो कि जी भूख से मर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी भूख से तो कोई नहीं मरा अभी तक, हमने पाकिस्तान में नहीं देखा। चले हम उस बात को भी साइड पे कर देते हैं ताकि ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल ना हो जाए। हम ये सवाल कर लेते हैं कि जी कुकिंग शोज इस दफा नहीं होने चाहिए थे, इसलिए नहीं होते कि लोग जो है वो बेचारे, जिनके घर में खाने बहुत ही थोड़ा सा है या नहीं है एक वक्त का, तो वो देख के उनका क्या हाल होगा। तो आमिर भाई ने आमिर लियाकत की एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा था कि जी खाना तो लोग दफना के आ जाते हैं तो तब भी होता है, खाना तो जेल में भी मिल जाता है, तो खाना तो हर सूरत, खाने का तो कोई सीख नहीं। और जिसके घर में टीवी नहीं होगा, जिसके घर में खाना नहीं होगा, उसके घर में टीवी भी नहीं होगा। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, कुकिंग शोज के खिलाफ या उसके फेवर में? मेरे ख्याल में तो अगर कुकिंग शोज हो रहे हैं, जहाँ पे गेम शोज हो रहे हैं, तो कुकिंग शोज होने में भी कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनका रिस्क इससे भी जुड़ा हुआ है। हर चीज के ये कहते हैं नेगेटिव पहलू को क्यों देखना है। अभी क्या कहते हैं, लगाते हैं टीपू भाई? बेटा क्या कहते हैं, हो सकता है उनके बहुत सारे लोग ना हो, क्या कहते हैं, उनको खाना पका रहे हैं, स्मेल भी देखनी है, टेस्ट भी करना है, या कुछ देखना है, उसको मेरा ख्याल है मास्क लगा देना चाहिए, लगा लें, या क्या कहते हैं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये जिसको हम मसला बना रहे हैं। अगर मास्क लगाएंगे तो रात दिखेंगे कि बंदा हंस रहा है, रो रहा है। आमिर भाई के बारे में असल में बैकलैश क्यों आ रहा है इन चीजों पे, या सोच क्यों आ रही है? जब मस्जिदें और सब चीजें बंद की हुई, तरावियां बंद की हुई हैं, तो जब ये चीजें चलती हैं तो फिर लोग बोलते हैं आगे से, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं, जो लोग तरावियां पढ़ते हैं, और हमें सभी, हर दूसरा बंदा ही पढ़ रहा था तरावी, तो वो लोग बोलते हैं यार कि यार ये बंद है और वो खुला हुआ क्यों है। तो ये बात यहाँ से आई है, जो आपका सवाल है ना, यहाँ से ये बनता है। एक सवाल उनके दिमाग में भी आता है कि यार इतने करीब करीब तो खड़े हुए, इनको कोरोना नहीं हो सकता क्या? तो ये एक सवाल बन सकता है उनकी तरफ से जो आ रहा है, जो मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ बार बार, वो यही आ रहा है कि अगर मस्जिदें बंद कर दी, ये कर दी, तो दुकानें खुली हुई हैं, दुकानों में वही रश हो रहा है, हर चीज का मतलब पहलू लोग उसका काउंटर कर रहे हैं। कहने का मतलब ये, वो जो मास्क है वो तो हम डेफिनेटली लगा के जा रहे हैं, लेकिन अगर मास्क लगा देंगे तो वो कुक कैसे, वो जो शो का शेफ है वो कैसे पहचाना जाएगा बेचारा, वो कैसे पहचाना जाएगा? कहते हैं अब्दुल माजिद, हेलो 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 कैसे पहचाना जाएगा वो? मैं हमारी ऐसे ही सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं। नहीं, मैं सोचता हूँ कैसे आवाज से पहचाना है ना। ये जो अव्वल तो बात ये है कि खाने से कोरोना जो है वो नहीं फैलता। खाने में जाके वो उसका जरासीम जो सर्वाइव नहीं करता, वीक हो जाता है खाने में जाके। ये सच्ची बात है, साइंटिफिक रिसर्च है। कोरोना का जो जरासीम है, वो जो बैक्टीरिया है, वो खाने में जाके वीक हो जाता है, बिकॉज पकता है खाना पकता है। तो उसका चक्कर ये है कि जो ये मुंह पे मास्क लगाने का चक्कर ये है कि मास्क वो लगाएं जिनको खुद शक है कि उनको कोरोना है, बिकॉज मास्क लगाने से कोरोना रुक नहीं रहा, आपको फिर भी लग सकता है। शक नहीं होता ना बहुत सारे लोगों का, वो पता चला वो बनाते खा गया और वो चला गया कुछ, तो फिर वो खा लिया, तो फिर क्या होगा? भाई हमारे काम का ये है मकसद, जो हम काम करते हैं इंडस्ट्री में, मीडिया में जो काम करते हैं, मीडिया के लोगों का मुसीबत ये है कि हमारा वो काम है जिसमें हमें किसी के साथ खड़े होके ही करना है। हम अकेले, वो सोलो का सीन नहीं है इसका। हर बंदा अगर अच्छा भाई, लोगों ने आपसे ये सवाल किया है, तीनों से सवाल किया है, बारी बारी टीपू से शुरू करेंगे कि अगर आप ये ना करते जो अभी आप कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? अगर आप इंडस्ट्री में नहीं होते तो क्या करते? मीडिया में नहीं होते क्या करते हैं? अच्छा, मुझे मैं कोई सेल्समैन टाइप का आदमी होता, या बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा होता, या कोई छोटा सा अपना बिजनेस कर रहा होता। मेरा ख्याल है मैं जमीन काश कर रहा होता, फार्मिंग कर रहा होता। असफर यार मैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा होता या एनिमेशन कर रहा होता,
या कोई और दूसरी कोई फाइन आर्ट कर रहा होता, कोई पेंटिंग बना रहा होता। मैं खाली मैं तो पढ़ भी वही रहा था और मैंने किया भी वही था। वो तो मैं इत्तेफाक से इस फील्ड में आ गया तो मैंने वो अप्लाई कर दिया, जो मैंने सीखा था पढ़ा था उसमें अप्लाई कर दिया, लेकिन होता मैं किसी आर्टिस्टिक फील्ड में ही। मानी पैशन तो मेरा स्पोर्ट्स था, उसका स्पोर्ट्स साइंसेस, क्योंकि बाद में मुझे लेटर ऑन पता लगा कि सब्जेक्ट भी है उस तो मैं वो पढ़ता, और फिर मैं पाकिस्तान टीम्स के साथ, हॉकी टीम्स के साथ मैं कोई एनालिस्ट होता, मेरे को ऐसी चीज होता, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा शौक है इस चीजों का। मुझे काफी शौक, अभी टी4 में बैठ के भी मैचेस देख रहे थे, बैठ के थोड़ी देर पहले पुराने मैचेस निकाल के बैठे होते हैं हम, पुराने बॉलर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, बैट्समैन को हॉकी मैचेस लगाए होते हैं। तो मेरा दिल की धड़कन जो है मेरी, कभी भी मेरा काम मुझे याद नहीं पड़ता, जब सबसेटे भी चलता था तो अक्सर टीवी के साथ शायद बैठ के मैं देख लेता हूँ, लेकिन वैसे मैंने कभी अपना प्रोग्राम पलट के देखा नहीं, इसलिए मेरी खामियां अभी तक वैसी की वैसी हैं जो मेरी थी। तो अगर मैं देख लेता तो शायद मैं बेहतर हो जाता। मेरा दिल जो है वो स्पोर्ट्स में है, चाहे कोई मेरे को कहते तुम एक ऐसे इंसान हो, गुल्ली डंडे का मैच भी हो रहा था ना, वो भी देखते हो शौक से। तो मैं इतना पैशनेट हूँ स्पोर्ट्स के मामले में, मैं अभी भी स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री बैठ के देख रहा हूँ रोजे के बीच में भी। तो मेरा ख्याल है मेरा दिल तो वहीं धड़कता है। मुझे शहबाज सीनियर बहुत पसंद था, मेरा आइडियल था, मैं भी टीवी को दिखा रहा था थोड़ी देर पहले। तो मेरा तो वो दिल वहीं और ये मुझे दिखा रहा था मेरे मोहल्लेदार को, वो मेरा मोहल्लेदार था तो मेरे बड़े भाई के। मेरा तो दिल वहीं पे है। अभी मेरी बीवी भी कहती है तुम क्या देखते रहते हो पुराने मैचेस की बैठ के, क्या पागल हो गया, हर रोज पुराने मैचेस देखते रहते बैठ के। तो मैं तो वैसा हूँ, मैं वैसे ही। अच्छा भाई, अगर प्रोड्यूसर साहब हमारे पास वीडियोस रेडी हैं, तो हम टिकटॉक की कुछ वीडियोस आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद हम आपसे टिकटॉक के हवाले से बताएंगे। लेकिन पहले आपने वो वीडियो देखना है और उसके बाद बताना है कि जी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो क्या है, कैसे सर ये क्लोज कैसे होगा? लीव स्टूडियो, नीचे जाओ। आपने तो उनको बाहर ही निकाल दिया। उसने पूछा कैसे निकलेगा, ऐसे निकल गया, पूछा कैसे निकलेगा। ये क्या कर रहा है पैंडा, क्या कर रहा है पैंडा, क्या कर रहा है पैंडा। भाई मुझे तो आजकल वो वाला टिकटॉक पसंद आ गया जिसमें एक भाई उड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो कुछ सिंधी भाई है मेरा ख्याल है, वो जो है ना, मैं रब्दा जोगी जो, वो क्या कहते हैं, हवाओं में उड़ रहा होता है। तो लोगों को खेलने का एक नया तरीका मिल गया है, जिसको घर में पहले कोई तस्वीर में नहीं लेता था शादी वालियों में, अब वो भी टिकटॉक बना के ही कैन डू और शी कैन डू वट एवर शी वांट्स टू डू। तो ये लोगों के शौक पूरे हो रहे हैं, गुड है। प्यार सीख मैंने ढूंढ सी, बाकी और किसी चीज दी ना थोड़ी सी, तू कदर न पाए मेरे प्यार दी, क्योंकि दिल विच तेरे कोई छोड़ सी। जी मानी को तो आपने कहा लीव कर दो, वो लीव करके कहाँ चले गए? पता नहीं, वो कुछ कर रहा था, उसने कहा मैं जाओ, कैसे निकलते हैं, कैसे निकल जाते हैं। उन्होंने आपसे पूछा नहीं, उन्होंने आपसे पूछा था कि क्लोज कैसे होगा, आपने कहा लीव कर दो, वो लीव करके चले गए। नहीं, उससे पूछा वापस आ गए। हाँ, मानी तूने क्यों कहा था लीव कैसे? मानी बड़ी मैंने कहा था कि कैसे मैं किसे क्लोज करूं उसको, मैं टिकटॉक कैसे देख सकता हूँ अभी, वो जो वीडियो लगी थी मुझे समझ नहीं आ रही, क्या करूं? आपने देखी? दोबारा दिखाए? नहीं, मैं कैसे देखूंगा, वो इतना पीछे है मेरे। अच्छा, क्यों करना पड़ेगा दिखाए एक आंख से? फरीन ये फोन पे कर रहा है ना, तो उसकी फोन पे कर रहा है इसका मॉनिटर, तो वो छोटे छोटे आ रहे हैं इसके पास, तो दोबारा दिखाओ भाई। लैपटॉप खरीद लूंगा यार, अब लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। प्रोड्यूसर साहब जी, प्रोड्यूसर साहब जो है ना वीडियो लगा रहे हैं। आप लोगों से छोड़ दो, कोई बहंगम चीज ही होगी, छोड़ दो। अच्छा सुनो फरीन और जिशान, दोनों सुन लो, मैं जा रहा हूँ 12 बजे, वो घंटा टीवी पे शो होता है, वो वहाँ जा रहा हूँ, तो वो वहाँ पर स्टार्ट हो गया शो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, बोथ ऑफ यू, थैंक यू टेक केयर मनी, ठीक है। प्रोड्यूसर साहब एक सेकंड के लिए अगर रोक लें, और मेरे ख्याल में हम ना कोई एंडिंग स्पीच ले लेते हैं असफर से पहले। जी असफर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और लोगों से कुछ कहना चाहें आप?
हाँ, मैं कहना चाहूंगा जो फरीन के हस्बैंड है जीशान, वो पुराने दोस्त हैं, सब जानते हैं, मानी भी जानते हैं, टीयू भी जानते हैं जीशान को। और जीशान बहुत जबरदस्त आइटम थे। उन्होंने छोड़ दिया ये काम, उन्होंने काम छोड़ दिया, वरना स्क्रीन पे आने का बहुत शौक था इनको। मुझे ये पता है कहाँ मिले थे आपके मियाँ मिले थे मुझे खड्डा मार्केट में, जहाँ पर वो है कौन सा कबाब रोल वाली दुकान है बड़ी मशहूर खड्डा मार्केट में, हॉट एंड स्पाइसी। हॉट एंड स्पाइसी, हाँ, हॉट एंड स्पाइसी पे टीपू और मैं जा रहे थे रात के तकरीबन कोई 2 बजे, और 3 लड़के गिटार पे ना गाने बजा रहे थे वहाँ हॉट एंड स्पाइसी के बाहर बैठे हुए, और गाना गा रहे थे वो वाला सजना सजना, तो वो गा रहे थे जुनून का। तो मैं गाड़ी रोक ली, मैंने कहा तुम लोग इधर आओ, क्या कर रहे हो? तो उसको बुला लिया जीशान को। जीशान से मेरी दोस्ती हो गई, जीशान घर पे आना शुरू हो गया, गप्पे लगने शुरू हो गई। जीशान को मैंने कहा तुम्हें मैं चलो कहीं पे कास्ट वास्ट करता हूँ, फिर मौका नहीं मिला, अब हमने एक प्ले बनाया और जीशान को कास्ट किया, और फिर उसके बाद आप मिल गई, और फिर करियर छोड़ दिया उसने। अब वो रियल स्टेट का काम कर रहे हैं, और वो ये काम नहीं कर रहे। वरना मैं ख्याल जीशान पोटेंशियल था बड़ा जबरदस्त हीरो बनने का। मैंने अभी आप दोनों से बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ, आप दोनों फिर से मोटिवेट करें, और निशान, मैं तो कहती रहती हूँ यार भारत में करनी चाहिए। निशान बहुत बड़ा एक्टर, निशान से ज्यादा नेचुरल लड़का मैंने देखा ही नहीं, शक्ल सूरत का भी अच्छा, नेचुरल इतना। आजकल के जो हीरोज है ना पत्थर के, माशाल्लाह से पत्थर के ही बने हुए, वो मट्टी के तो थे, वो पत्थर के बने हुए हैं। तो इतने पत्थर के हैं कि मैं कभी कभी, हीरा मुझे ड्रामा दिखाती है, अक्सर हीरा के ड्रामे मुझे दिखा रही थी, देखो देखो देखो, तो मैं कहता हूँ यार कुछ भाई कुछ एफर्ट मार लेता, 30-35 लाख रुपए ले रहा है सीरियल के, तो जो है ना, तो ये निशान में पोटेंशियल था, और मैंने इसको काफी यूज किया, निशान को मैंने प्री प्रोडक्शन में काफी काम किया। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वैसे टाइम दिया, और मैं चाहती हूँ कि असर आप एंडिंग स्पीच देना, एंडिंग स्पीच जो है वो हमने निशान के नाम थोड़ी करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर पीपल हु आर लिसनिंग टू अस एंड वाचिंग। बहुत दिनों बाद जब भी हम इकट्ठे इस तरह आते हैं, मैं, मानी और टीपू, तो बड़ा मजा आता है। वैसे तो मिलते रहते हैं, लेकिन पब्लिक के सामने हम कम आते हैं। आइडियली ये जब खुल जाएगा, सब आइसोलेशन वगैरह खत्म हो जाएगी, क्वारंटीन, तो फिर कोई कहीं ना कहीं शो होगा, तो उस पर जरूर आपको दिखेंगे। टिल देन खुदाफिज। और अगर जितने लोग यहाँ देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं, तो मैं एक और शो करता हूँ घंटा टीवी के नाम से, GHANTA घंटा टीवी। वहां पर आ जाए, वहां पर 2-3 कॉमेडियंस हैं, मैं हूँ, हम बैठते हैं, गप लगाते हैं, टॉपिक्स बातें करते हैं। But thank you very much for being with us today. Thank you, Fareen. It was lovely being here. Thank you. Thank you जी, thank you जी। टीपू और मानी की तरफ हम एक दफा फिर से बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये अभी आप टिकटॉक वीडियोस देखी, हम इसको यहीं पे कंक्लूड करेंगे। टिकटॉक वीडियोस आप लोगों को मैंने दिखाई, मानी नहीं देख पाए, प्रोड्यूसर साहब अगर आप दिखा दें तो अच्छा। यार वो बड़ी बेहंगम होती है, एकदम बेहंगम होती है, मुझे समझ भी नहीं आती, बताऊं मैं इतना शौक से मैं ऐसे बगैर दिखाए बता दूं, मतलब हमारे गुनाहों में इजाफा हो रहा है, हम बात इसको प्ले कर करके दिखा रहे हैं, मतलब देख आप लोग रहे। अच्छा, सवाल ये है, ये जो टिकटॉक स्टार्स हैं, टिकटॉक स्टार्स जो हैं, इनके बारे में आप लोग क्या ख्याल है, ये क्या अच्छे एक्टर्स हैं इनको? क्योंकि अब तो कास्टिंग की जो है वो टिकटॉक स्टार्स की जो है प्रोफाइल देख के वहां से हो रही होती है, और बाकायदा जो एजेंसीज है वो टिकटॉक स्टार्स को अप्रोच करती है। नहीं, एक्चुअली ना टिकटॉक स्टार्स का एक मसला है कि वो किसी और की आवाज में जो है वो एक्टिंग कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे टिकटॉकर जो हैं मुझे भी अप्रोच कर रहे होते हैं, हेरा को भी अप्रोच करते हैं, लेकिन जब वो अपनी आवाज में भेजते हैं तो वो उतना पोटेंशियल लगता नहीं है, वो किसी और के सीन के ऊपर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अगर वो 99% लोग जो होते हैं वो आवाज से मार खा जाते हैं, या जो एक्सप्रेशन वो जो दे रहे होते हैं वो दे नहीं पाते। तो अगर वो अपनी ही आवाज में कुछ करते रहेंगे तो मेरा ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर पोटेंशियल सामने आएगा। आप देखिए ना, जितने टिकटॉक स्टार आए हैं टेलीविजन पे, वो कुछ ना कहीं मार खा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर आके। शक्ल सूरत के नो डाउट वो बहुत अच्छे, कोई बहुत तेज बोल रहा है, कोई एक्सप्रेशन लेस है, कोई एक्सप्रेशन ज्यादा दे रहा है, कोई कम दे रहा है, तो कहीं तो लैग कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी और की वीडियो पे, किसी और की आवाज पे एक्टिंग कर करके बड़े हुए हैं। टीपू हो गया, मैं हो गया, या हम जैसे बेशुमार एक्टर्स जो और हैं, वो किसी और की आवाज पे एक्टिंग करके बड़े नहीं हुए, वो अपने ही एक फॉर्मूला लेके आए थे, सीधे लेके आए थे। मेरा ख्याल में ये एक ड्रॉबैक है टिकटॉकर्स का, मेरा ख्याल में। बाकी तो हो सकता है अच्छा ही हो। आई बिलीव के ये इट्स ए गुड, ये एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, हो सकता है इसमें से कुछ अच्छे भी निकलेंगे। तो जो भी टिकटॉक कर रहा है, इट्स गुड, इट्स ए गुड एक्टिविटी, इट्स गुड फॉर देम, दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ। और हो सकता है इनमें से कोई एक आधा अच्छा भी निकला है, लेकिन डेफिनेटली उनका असल टेस्ट जब वो कैमरे के सामने आएंगे, कोई कैरेक्टर प्ले करेंगे, तभी पता चलेगा।
ऐसे ही। अच्छा जी, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों अपनी अपनी एंडिंग स्पीच दें। तो पहले हम चाहते हैं कि मानी आप अपनी एंडिंग स्पीच दे दीजिए। कुछ नहीं है, पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, डेफिनेटली नई नई चीजें लेके आया। रोड शो जब किया तो बिल्कुल नया किया, फिर म्यूजिक शो लेके आया तो बिल्कुल नया किया, फिर टॉक शो लेके आया कैजुअल तो नया किया, फिर करता 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 बेशुमार चीजें मैंने कर ली। और फिर मैं सियासी हो गया, फिर मैं इधर आ गया, फिर मैंने दोबारा फिल्में स्टार्ट कर दी हैं। तो मेरा ख्याल में मेरी जर्नी में काफी सोच है, और मैं चाहता हूँ जो मेरे फैंस हैं बेशक वो दो हो या एक हो, वो अपना दिमाग यूज करके चीजें करते रहें। क्योंकि देखिए मैं तो एक आम सा बंदा हूँ, आम सी बातचीत करता हूँ। मैं मेरे ख्याल में मुझसे अच्छे बात करने वाले बेशुमार लोग होंगे जो इस वक्त देख भी रहे होंगे, और उनका टैलेंट टैलेंट भी मुझसे ज्यादा होगा, लेकिन मेरा जो एक्स फैक्टर है वो बहुत डिफरेंट है। टेलीविजन पे तो आप अपना एक्स फैक्टर बेचते हैं, मैंने अपना एक्स फैक्टर बेचा है पिछले 20 साल से। अल्लाह का शुक्र है, लोग मुझे जानते पहचानते, पसंद भी करते हैं, नापसंद भी करते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसा करें लाइफ में कि बेशक आपको पसंद करे लोग या नापसंद करें, इग्नोर ना कर पाए। ये इंपॉर्टेंट है, यही मेरा फार्मूला है और यही मेरी स्ट्रेटजी है और यही मेरा काम है जो नजर आता है। थैंक यू सो मच टीपू फॉर योर टाइम। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप आजकल जो हो रहा है मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि पहली जिंदगी क्या थी। मैं तो इन 40 दिनों का जिक्र करूंगा। दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन दिन थे। एक ऐसी वबा जिसका पूरी दुनिया शिकार हुई। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हमें उस मूजी वबा से निजात दिलाए। और जो कुछ भी आपने सीखा है इस वबा से, या मैं चाहूंगा कि जब अब की बार दुनिया में हमें दोबारा मौका मिले तो वी शुड बी बेटर ह्यूमन बीइंग। और जिस तरह हमने आपको हमेशा एंटरटेन किया, हम कोशिश करेंगे जब ये चीजें दोबारा खुलती हैं, हालात दोबारा बेहतर होते हैं, हम आपको उसी तरह एंटरटेन करते रहें। और वंस अगेन, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, हम इस जंग के दरमियान हैं। तो जो भी हम इससे बचाव की, जो भी इससे बेहतर के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, हमें वो करनी चाहिए। आप नेगेटिविटी की तरफ मत देखें, लुक एट द पॉजिटिविटी। इंशाल्लाह हालात बदलेंगे, चीजें बेहतर होंगी। लेकिन ये लड़ाई हमें मिलजुल के लड़नी है, मिलजुल के जीतनी है। कोशिश करें, स्टे सेफ। और बस अल्लाह ताला से हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला हमें इस मूजी मर्ज से जल्द निजात दे। थैंक यू सो वेरी मच। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये आखिर में जाते होते फरीम, आखिर में जाते होते ये गाना, गुजरे हुए बरसों के हिट संगीत और कम चले हुए अमर गीतों के साथ साथ गीतमाला की छाव में की रिकॉर्डिंग करते करते जो घटनाएं घटती रहें उनका भी जिक्र आप सुनते जाएं। चले, मैं मानी भाई आपकी फरमाइश मैं सुना देता हूँ जो हम अभी सुन रहे थे। कौन सा? मैं आपको सुना। अच्छा, हाँ। इसी गाने के खत्म होते ही हम एंड करेंगे। ठीक है। ए खुदा, हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। तेरा बंदा बहुत मजबूर है। सामने तेरे बंदा बहुत मजबूर है। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। और जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के गेस्ट अपने नए शो के साथ, नए मेहमानों के साथ, और कुछ अलग लेके, कुछ नया लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आपने किसी भी किस्म का कोई टैलेंट मौजूद है तो आपको करना ये है कि अपने टैलेंट की वीडियो बनाकर 0333266339 पर आप हम व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं rjfarhin@gmail.com। और FM 105 हमारा रेडियो पार्टनर है, जो कि आपकी ये पूरी आपकी दिए की काविश आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।